लास्ट वीडियो में हमने संविधान के ऊपर चर्चा किया था कि संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है संविधान का। अब हम संविधान और संविधानवाद के बीच फर्क क्या है, अंतर क्या है, और संविधानवाद की स्थिति भारत में कैसी है, संविधानवाद को किसी भी देश पे लागू कराने के उपाय क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संविधान और संविधानवाद, आमतौर पे कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन ये दोनों दो अलग शब्द हैं। और यदि मैं आपको मूल रूप में बताऊं तो इसकी तुलना हम शरीर और आत्मा से कर सकते हैं। जैसे कि हम यदि किसी मनुष्य की आकृति को लेकर कोई पुतला बनाएं, तो क्या वो पुतला उस मनुष्य को भी रिप्लेस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में जो मौलिक अंतर है वो ये है कि जो मनुष्य है वो जीवित प्राणी है और पुतले में जीवन नहीं है। और उस पुतले में हम कभी भी मनुष्य के समान, उस मनुष्य के समान उसको उसकी जगह लेने के काबिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे जीवित या उसमें आत्मा नहीं डाल सकते। इसी प्रकार जैसे जीवित मनुष्य और मनुष्य के पुतले में फर्क होता है, वैसे ही संविधान और संविधानवाद सहित संविधान में अंतर होता है। अर्थात संविधान एक प्रकार का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। वो जीवित जब ही होगा जब उसमें संविधानवाद को हम प्रवेश करवा दें। इसलिए संविधानवाद एक तरह का दर्शन है। संविधान केवल उन नियम, कानून आदि का एक कोड है, संहिता है, जो कि मनुष्य एवं राज्य और तमाम ऐसे कंपोनेंट समाज के, चाहे लोगों के समूह हों, चाहे समुदाय हों, उन सबके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाता है और कुछ अधिकार भी देता है। मनुष्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और राष्ट्र की शक्ति, राज्य की शक्ति, इन दोनों के साथ, इन दोनों को दोनों चीज मिलेगी, कल भी हम चर्चा किया था, लेकिन इन दोनों को देने के साथ इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध, रोक भी लगाता है संविधान। और ये जो रोक है, इसी के कारण एक अनुकूल नैतिक माहौल का निर्माण होता है समाज के सर्वांगीण विकास हेतु। ये संभव है कि किसी देश में संविधान हो लेकिन संविधानवाद ना हो। इस बात को हम समझते हैं कि जितने भी देश हुए, चाहे वो लोकतांत्रिक हुए हों, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हुए हों, उदाहरण तौर पे यदि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर जो जर्मनी का अधिनायक था, डिक्टेटर था, या फिर हम इटली के मुसोलिनी को उदाहरण लें। मैंने इसलिए इन्होंने नाम लिया कि ये दो ऐसे विश्व इतिहास में व्यक्तित्व हैं जो काफी पॉपुलर हैं, पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, जो कि अपनी अधिनायक वाली डिक्टेटरशिप के कारण विश्व इतिहास प्रसिद्ध हो गए। दोनों ही
ऐसे देश थे जहां संविधान तो था, लेकिन हमने जो पिछले लेक्चर में वो भी डिस्कस किया कि संविधान होना और उस संविधान का पालन होना, उस संविधान का सभी पे एक समान लागू होना, अर्थात यदि वो संविधान व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर रहा है, प्रतिबंध कर रहा है, जो कि संविधान की मूल भावना है, अंकुश लगाना ताकि कोई निरंकुश न हो जाए, यदि वही संविधान किसी वर्ग विशेष को, उसी देश में किसी वर्ग विशेष को उसका अपवाद रख रहा है, जैसे हिटलर और मुसोलिनी, बाकी देश के लोगों पर लागू होता संविधान, लेकिन हिटलर और मुसोलिनी पर लागू नहीं होता। तो इस प्रकार संविधानवाद का जो मुख्य एसेंस है, जो आत्मा है, वो ये है कि सभी पे एक साथ लागू हो, एक रूप में लागू हो, जो यहां नहीं हो पा रहा है। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल हो गया संविधान होने का, लेकिन संविधानवाद नहीं होने का। हम कहते हैं कि जर्मनी और इटली में संविधान था, लेकिन संविधानवाद नहीं था। ये स्थिति यहां पे बन के आई इन देशों में। भारत के परिप्रेक्ष्य बात करें कि भारत में संविधानवाद, संविधान सहित स्थिति कैसी है, क्या केवल हमारे यहाँ संविधान है, संविधानवाद नहीं है? ये संविधानवाद सहित संविधान है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमें पता है कि संविधान राज्य और व्यक्ति के बीच एक संतुलन स्थापित करता है, और यदि वो स्थापित कर रहा है, दोनों पे ही अंकुश लगा रहा है, तो वहां पे संविधानवाद स्थिति मौजूद है। यदि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो एक और भारत सरकार है और एक तो नागरिक। यदि हम देखें कि हमारे संविधान में जब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तमाम तरह के अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को दे रहे हैं, वही ये अधिकार रिस्ट्रिक्शंस के साथ, प्रतिबंध के साथ मिलते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार कोई असीमित अधिकार नहीं है, इन्हें सीमाओं में बांध के दिया गया है। वहीं दूसरी ओर यदि हम भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार का मतलब हो गया संसद, मंत्री और न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका। तो यदि हमने भारत के संविधान के दृष्टिकोण देखें तो यहां पर भी हमें इन तीनों ही पिलर्स के ऊपर, इन तीनों ही अंगों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध दिखाई देते हैं। संसद के अधिकारों के साथ उनकी सीमाएं सांसदों की भी तय हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई भी कानून पास कर देंगे, उन्हें भी संविधान के दायरे के भीतर रह के ही कानून पास कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा कानून पास कर दिया गया संसद के द्वारा जो कि संविधान के दायरे से बाहर है, तो न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो यदि उसके पास चुनौती ऊपर पहुंचाए, अपील की जाए, तो उसे रद्द कर सकती है। और ऐसा भारत के इतिहास में असंख्य बार हुआ है। हमने देखा कुछ समय पहले जो जजों की नियुक्ति के लिए सरकार एक नया कानून लेके आ रही थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJC, उसे सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इंडिपेंडेंस और जुडिशरी में दखल के नाम पे नल एंड वॉइड कर दिया। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहना था कि संसद भी सीमाओं बंदी है और ये सब कुछ तय हुआ है संविधान में मौजूद प्रावधान और संविधानवाद के भारत में होने के कारण। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद भी मन मुताबिक कोई निर्णय नहीं लेती, उसे भी
उन कारणों को बताना पड़ेगा जिन कारणों से उसने कोई निर्णय लिया है, और यदि वो कारण संविधान के मुताबिक नहीं है तो वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार न्यायपालिका भी संविधान व्यवस्था से बाहर नहीं है। न्यायपालिका को यदि कोई निर्णय लिया है तो उन्हें भी उसके आधार बताने पड़ेंगे कि हमने निर्णय किन आधारों पर, संविधान के किन प्रोविजंस के आधार पे हमने इस बात को, इस निर्णय के रूप में लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले भारत में कई कानून बदले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट लिए, अयोध्या वर्डिक्ट अभी आया, उसमें उन्होंने अपने तर्क दिए, सबरीमाला का मामला आया, तो उन्होंने प्रावधान क्लियर किया कि हमने इन प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया है। कुल जमा इस चर्चा का अब तक लवोलुआब निष्कर्ष यह निकला कि हमारे यहाँ कोई भी संस्था, दोनों, एक और व्यक्ति और एक और राज्य, राज्य की शक्ति भी सुरक्षित है और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित है, जो कि संविधान का मूल उद्देश्य होता है, और दोनों के ऊपर प्रतिबंधित प्रावधान भी लागू हैं। इसके बाद यदि हम इस बात पर चर्चा करें कि किसी देश में संविधानवाद कैसे लागू होगा, तो विश्व में संविधानवाद लागू करने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक पॉलिटिकल, राजनीतिक तरीका, और दूसरा न्यायिक, जुडिशियल तरीका। यदि इन दो तरीकों को हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें और इवैल्यूएट करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को, शक्तियों को पृथक सिद्धांत को बहुत ही बेहतरीन तरीके इस्तेमाल किया गया ताकि संविधान वाद सहित संविधान को हम प्रोटेक्ट कर पाएं, उसको बरकरार रख पाएं, सुरक्षित कर पाएं। ये शक्तियों का जो प्रथम सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल, इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीकों से लागू किया है। हमने संविधान के माध्यम सरकार को पावर तो दी है, लेकिन पावर, शक्ति, उसे कड़ियों में दी है, टुकड़ों में दी है। कोई एकमात्र ऐसी एजेंसी नहीं है जिसे हमने सारी शक्ति दे दी हो। जैसे जब हम सरकार की बात करते तो विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमने इन तीनों के बीच में शक्तियों को बांट दिया। यदि हम एक और तरीके से शक्ति प्रदर्शन देखें तो हम देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने कुछ जिम्मेदारी सौंपी, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट विषय के लिए जिम्मेदारी सौंपी, और सबसे नीचे सब फेडरलिज्म लेवल पर हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी शक्तियां सौंपी हैं, कामकाज सौंपे हैं। तो इस तरह से हमने ये दो तरीकों से शक्तियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है, सेपरेट किया है, डिवाइड किया है कि कोई एजेंसी सिंगल ऐसी नहीं है जिसके पास हमने पावर अधिकांश सौंप दी हो। और इसी का परिणाम है कि 70 साल बाद भी भारत में आज संविधान लागू होने के पश्चात हम दुनिया के सफल लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था वाले राष्ट्र कहलाते हैं। दूसरा न्यायिक तरीका यह है कि हमने अपने संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आजादी को वैधता पर रखा है। और ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इससे फायदा ये होता है कि न्यायपालिका काफी हद तक एक न्यूट्रल भूमिका निभा पाने में सक्षम है, और उसके इस निष्पक्ष भूमिका में होने का लाभ ये मिलता है कि बाकी सारी एजेंसीज
यदि बाकी सारे अंग किसी प्रकार से संविधान के दायरे से बाहर जाने प्रयास करते हैं तो न्यायपालिका की आज़ादी से न्यायपालिका इस बात के लिए मुक्त है कि वो बिना किसी भय और दबाव के संविधान की रक्षा हेतु प्रयास कर पाए। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी हमने न्यायपालिका को दिया है, जिससे वो किसी भी कानून आदि की समीक्षा कर सकती है। और हमने देखा है कि भारतीय इतिहास में जब भी कभी संकट आया तो न्यायपालिका ने इन अधिकारों को उपयोग करते हुए संविधानवाद को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हमने डिस्कशन किया न्यायपालिका को लेके, और संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधानवाद किस तरह से कार्य करता है, क्या उसका महत्व है। भारत के लेवल पे संविधानवाद की स्थिति क्या है उसको हमने मूल्यांकन किया, उसको हमने समीक्षा करी, रिव्यू किया। और हमने ये भी देखा कि भारत में संविधानवाद को बनाए रखने के लिए कौन कौन से आधारभूत कदम हैं जो हमारे संविधान में रखे गए हैं